हेलो स्टूडेंट्स, हम पी साइंस का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ। और उसमें हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध होता है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध ना हो इसलिए राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वहाँ पर की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्र संघ की स्थापना जो है इस वजह से की गई थी कि विश्व में क्या प्रस्तापित हो, शांति प्रस्तापित हो या युद्ध की परिस्थिति जो है वो निर्माण ना हो। इसलिए राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वहाँ पर की गई थी। यहाँ पर देखिए, विचार करें और लिखें। जर्मनी में हिटलर की तानाशाही का उदय हुआ। हिटलर ये विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह या माना जाता है और जर्मन की लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत होती तो क्या हुआ होता अगर उस समय, जिस समय हिटलर का प्रशासन था, उस समय अगर जर्मनी का लोकतंत्र अगर मजबूत होता तो क्या हुआ होता। सोच के देखिए कि अगर मजबूत होता तो वहाँ पर हिटलर जो है इतने वर्ष तक जर्मनी पर कभी भी अपना राज्य जो है या शासन जो है वो चला पाता नहीं। तानाशाही शासन व्यवस्था अस्तित्व में न आए इसलिए हमें कौन कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए। तानाशाही शासन व्यवस्था अस्तित्व में न आए, उसका उदय ना हो, इसके लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का जो है अच्छे से पालन करना चाहिए और जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद का पॉइंट है, आपको क्या लगता है कि युद्ध पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्र संघ का क्या गठन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसका गठन किया गया था? राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। किसे रोकने के लिए? युद्ध को रोकने के लिए या युद्धजन्य परिस्थिति जो है विश्व में फिर से निर्माण ना हो सके। परंतु युद्ध रोकने में राष्ट्र संघ विफल रहा यानी असफल रहा। राष्ट्र संघ को जो है सफलता मिली नहीं और राष्ट्र संघ को युद्ध टालने हेतु कौन सी उपाय योजना करनी चाहिए। मतलब यह आपके लिए प्रश्न है कि राष्ट्र संघों को युद्ध टालने हेतु द्वितीय विश्व युद्ध ना हो या वैसी परिस्थिति ही ना निर्माण हो, इसके लिए राष्ट्र संघों को कौन से उपाय जो है उस समय करने चाहिए थे। आपके हिसाब से या आपके विचार को क्या लगता है कि राष्ट्र संघ की कहाँ गलती हुई, राष्ट्र संघों को क्या करना चाहिए था। उसके बाद हमने देखा ही था कि राष्ट्र संघ जो है वहाँ पर प्रथम विश्व के बाद शांति प्रस्तापित करने हेतु राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, लेकिन राष्ट्र संघ जो है उसे रोकने में असफल हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो गई, उसका परिणाम ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो चलिए हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध अगर हम देखेंगे तो वर्ष 1939 से लेकर 1945 तक, मतलब 6 साल तक जो है वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध चला था। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए जो है वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध अधिक संहारक सिद्ध हुआ। और जैसे हम कहते हैं कि एक बात के बाद जब दूसरी घटना घटती है तो वो कभी अच्छी होती है तो और ज़्यादा क्या होती है, विदारक या भयानक होती है। तो उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध जो था प्रथम विश्व युद्ध से और ज़्यादा क्या था, संहारक यानी क्या, उसमें और ज़्यादा वित्त हानि, मनुष्य हानि जो है उसमें
प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा उसमें हानि जो है वो ज़्यादा हुई थी। वह अधिक व्यापक तो था ही, परंतु इस युद्ध में अधिक उन्नत तकनीकी का उपयोग किया गया था। अधिक व्यापक था मतलब उसके परिणाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा देशों को और विश्व को जो है वहाँ पर भुगतने पड़े थे, क्योंकि इस युद्ध में अधिक उन्नत यानी क्या, प्रगतिशील तकनीकी का। अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ मतलब क्या, अत्याधुनिक शस्त्रों का उपयोग जो है वहाँ पर किया गया था। इसलिए जब हम अत्याधुनिक शस्त्र का जहाँ वहाँ पर उपयोग किया गया तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मनुष्य हानि और वित्त हानि का स्वरूप जो है वो क्या होगा, संहारक ही होगा, विदारक ही होगा। युद्ध में सहभागी हुए राष्ट्रों पर फिर एक बार आर्थिक संकट टूट पड़ा, और जो राष्ट्र युद्ध में सहभागी थे उन राष्ट्रों को एक बार फिर से आर्थिक संकट का सामना जो है वो करना पड़ा। उनके सामने फिर से एक बार आर्थिक समस्या जो है उनके सामने निर्माण हुई। और जब ऐसे युद्ध होते और वो भी विश्व युद्ध, तो जो युद्ध में सहभागी होते हैं उनको तो परिणाम भुगतना ही पड़ता है, लेकिन जो सहभागी नहीं होते हैं उनको भी उसका परिणाम वहाँ पर भुगतना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सहभागी राष्ट्र जो है वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम, कि द्वितीय विश्व युद्ध में सहभागी राष्ट्र जो है वो कौन से थे। मित्र राष्ट्र मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, भारत। वहाँ पर भारत भी वहाँ पर अमेरिका के साथ जो था, सोवियत यूनियन, चीन और अमेरिका, ये कौन थे, मित्र राष्ट्र थे। तो उनके अपोजिट जो थे वो कौन थे, जर्मनी, जापान और इटली। ये इन तीन देशों के विरुद्ध क्या थे, इतने सारे राष्ट्र जो थे। अगर हम देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सहभाग अगर वो किसी का था तो वो किसका था, अमेरिका का। किसका था, अमेरिका का सहभाग जो था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अमेरिका ने अणुबम का निर्माण किया था। जैसे हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है किसका उपयोग किया गया था, आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया गया था। आधुनिक तकनीकी का यानी क्या, अण्वस्त्रों का, और वहाँ पर अणुबम का उपयोग भी वहाँ पर किया गया था। युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी, इन दो शहरों पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को अणुबम गिराए। अमेरिका ने अपना अस्तित्व या अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के लिए या युद्ध को रोकने के लिए, क्योंकि जर्मनी, जापान, इटली भी, ये भी किसी मामले में जो है वहाँ पर अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए वहाँ पर जापान को रोकने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो शहरों पर 6 और 9 अगस्त 1945 को अणुबम गिराए। उस समय उनके ऊपर जो अणुबम गिराए गए थे, फेंके गए थे, उसका परिणाम आज तक वर्तमान समय में भी वहाँ की जनता को जो है वहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। यूरोप में जर्मनी की हार के बाद तथा एशिया में जापान की हार के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। यूरोप में किसकी हार हुई थी, जर्मनी की हार हुई थी, और एशिया में किसकी हार हुई थी, जापान की हार हुई थी। क्योंकि वहाँ पर जर्मनी और जापान और इटली, ये तीनों देश ही थे। तो वहाँ पर जर्मनी की हार के बाद और जापान पर, जो जापान के सबसे बड़े शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, इनके ऊपर अणुबम फेंकने के बाद जापान जो है वो धाराशायी हो गया और
वहाँ पर उसने अपनी हार मानते हुए, स्वीकार करते हुए, वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में विश्व स्तर पर जो अनेक घटनाएं घटी, उनमें एक महत्वपूर्ण घटना शीत युद्ध का आरंभ होता है। जैसे हम कहते हैं कि कभी कभी हम अपने अपमान को, अपनी हार को जो है बहुत लंबे समय तक जो है वो भुला पाते नहीं, तो उसी प्रकार से जापान, जर्मनी, ये देश भी अपनी हार को, अपने अपमान को जो है वो भुला पाए नहीं थे। उसी को मतलब रह रहकर उनके मन में जो युद्ध की भावना निर्माण हो रही थी, धीरे धीरे करके वो अलग अलग घटनाएं घटित कर रहे थे, उसी को कहा जाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध का अर्थ है कि बिना कुछ किए, मतलब युद्ध शस्त्रों के माध्यम से न करते हुए अलग तरीके से युद्ध करना। एक महत्वपूर्ण घटना शीत युद्ध का आरंभ जो है वहाँ से होता है। वर्ष 1900 मतलब द्वितीय महाविश्व युद्ध समाप्त होने के बाद वर्ष 1945 से लेके 1991 तक का प्रदीर्घ समय शीत युद्ध से व्याप्त था। वहाँ पर रिक्त स्थान के लिए भी प्रश्न है और असत्य जोड़ी के लिए भी प्रश्न है, और शीत युद्ध ये संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए के लिए भी आता है। तो याद रखिए कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। 1945 से लेके 1991 तक मतलब कितना बड़ा वर्ष या कितना बड़ा समय जो था वो शीत युद्ध से व्याप्त था। इस कालखंड के कुछ परिवर्तनों की हम समीक्षा करेंगे और इस समय जो परिवर्तन हुए उसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं शीत युद्ध। टिप्पणी के लिए याद रखिए आप, समीक्षा का अर्थ है चर्चा। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र रहे अमेरिका तथा सोवियत यूनियन युद्ध समाप्त होते ही परस्पर प्रतियोगी बन गए। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र थे अमेरिका और सोवियत यूनियन, वो युद्ध समाप्त होने के बाद क्या बन गए, प्रतिद्वंद्वी बन गए, परस्पर प्रतियोगी बन गए, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। मतलब जो मित्र थे वो एक दूसरे के क्या हो गए, विपक्ष में गए, विरोध में गए। उनके आपसी सहयोग का स्थान प्रतिद्वंद्वित्व ने ले लिया। जो द्वितीय महायुद्ध में, विश्व युद्ध में जो साथ थे, अभी वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, प्रतिद्वंद्वी हो गए, एक दूसरे के जैसे हम कहते हैं शत्रु हो गए। मतलब एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे के साथ क्या करने लगे, प्रतिस्पर्धा करने लगे, कंपटीशन करने लगे। यह प्रतिद्वंद्विता वैश्विक राजनीति में 40-45 वर्षों तक चलती रही। बहुत ही महत्वपूर्ण कालवर्ष है ये कि यह प्रतिद्वंद्विता मतलब यह स्पर्धा, ये कंपटीशन जो है वैश्विक वैश्विक यानी क्या, विश्व राजनीति में, मतलब वहाँ पर अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों भी अपने आप को एक सक्षम और सबल राष्ट्र प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अपनी अपनी तरह से क्या कर रहे थे, हमेशा प्रयत्नशील या हमेशा प्रयास कर रहे थे। और ये कितने वर्ष तक चल रही थी, 40-45 साल तक। जैसे 1945 से लेके 1991 तक, तो कितना समय हो गया, 40 से 45 वर्ष का। इन दोनों देशों में प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। और यहाँ पर अभी आप सोचेंगे, अगर युद्ध नहीं हुआ तो प्रतिस्पर्धा किस बात की थी? प्रतिस्पर्धा इस बात की थी
कि हम किस मतलब कौन से क्षेत्र में, अगर अमेरिका ने इस क्षेत्र में प्रगति की है तो सोवियत यूनियन उस क्षेत्र में प्रगति करता था, अगर अमेरिका ने इसका अनुसंधान किया है तो सोवियत यूनियन भी उस चीज़ का क्या करता था, अनुसंधान करता था। तो इस प्रकार से इन दोनों देशों में प्रत्यक्ष युद्ध जो है वो कभी भी नहीं हुआ, पर युद्ध की ज्वाला कभी भी धधक सकेगी। युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन आसार या परिस्थितियाँ हमेशा ऐसी ही होती थी कि युद्ध मानो कभी भी हो सकता था। युद्ध की ज्वाला कभी भी धधक सकी मतलब युद्ध का ऐलान कभी भी हो सकता है, ऐसी परिस्थिति हमेशा ही होती थी। इतना तनाव उनके संबंधों में उत्पन्न हुआ था। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं, पर युद्ध के लिए पूरक जैसी तनावपूर्ण परिस्थिति का वर्णन शीत युद्ध के रूप में किया जाता है। प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं, लेकिन युद्धजन्य परिस्थिति का तनावपूर्ण परिस्थिति मतलब मानो कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसी परिस्थिति जो है हमेशा उस समय होती थी। उसी परिस्थिति का वर्णन जो है किस लिए क्या कौन से शब्द में किया है, शीत युद्ध। जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, मन में खलल रहना, हमेशा उस बात पे परेशान रहना, तो ये इसी तनावपूर्ण परिस्थिति का वर्णन किस रूप में किया जाता है, शीत युद्ध के रूप में किया जाता है। इस कालावधि में अगर हम देखेंगे, अमेरिका तो महासत्ता था ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कंपटीशन या स्पर्धा जो है, प्रतिस्पर्धा वहाँ पर शुरू हुई थी। एक सक्षम और सबल राष्ट्र कौन है, या कौन एक विकसनशील राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने उभर कर आता है, कौन अपना अस्तित्व विश्व में बनाए रखता है। इसीलिए अमेरिका तो महासत्ता थी। अमेरिका देश जो है उस समय क्या था, महासत्ता थी। मतलब सबसे सभी क्षेत्रों में या सभी मामलों में अगर देखा जाए तो अमेरिका एक क्या था, संपन्न और सक्षम देश था। पर सोवियत यूनियन ने अमेरिका तो महासत्ता ये राष्ट्र था ही, सक्षम राष्ट्र था ही, लेकिन सोवियत यूनियन ने भी आणविक प्रक्षेपणास्त्रों की निर्मित कर अपनी सैन्य सामर्थ्य बढ़ाकर महासत्ता बनने का प्रयत्न किया था। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि प्रतिस्पर्धा जो है किस में शुरू हुई थी कि सैनिक के रूप में, या कौन से क्षेत्र में कौन सा देश आगे है या कौन सा देश सक्षम है, इसमें क्या हुई थी, प्रतिस्पर्धा वहाँ पर शुरू हुई थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में। तो वहाँ पे अमेरिका ने तो अण्वस्त्र या अणुबम तो पहले बनाए ही थे, लेकिन सोवियत यूनियन ने भी आणविक प्रक्षेपणास्त्रों की निर्मित करके अपने सैन्य सामर्थ्य को या अपनी सैन्य सामर्थ्य को विश्व के सामने श्रेष्ठ बनाने का या बढ़ाकर दिखाने का, महासत्ता बनने का प्रयत्न जो है किया था। अमेरिका तथा सोवियत संघ इन दो महासत्ताओं का संघर्ष, सत्ता स्पर्धा, शस्त्र स्पर्धा, विचार प्रणाली के बीच के भेद, एक दूसरे को शह और मात देने की वृत्ति, इन सभी बातों के कारण ही शीत युद्ध शुरू हुआ था। शीत युद्ध का कारण क्या था, वहाँ पर दो महासत्ताओं का संघर्ष कि कौन श्रेष्ठ है। अमेरिका का मानना था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, विश्व का सबसे बलशाली श्रेष्ठ देश मैं हूँ, तो वहाँ पे सोवियत यूनियन का भी या सोवियत यूनियन भी अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में कहीं भी पीछे नहीं था। सत्ता स्पर्धा भी थी, शस्त्र स्पर्धा थी कि कौन सा देश
कौन से नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते नए आणविक प्रक्षेपण की निर्मित करता है, कौन से नए शस्त्रों का निर्माण करता है। विचार प्रणाली, सोच, विचार प्रणाली के बीच के भेद, दोनों की सोच में भी बड़ा अंतर था। एक दूसरे को हमेशा शह देना, मात देना, इन्हीं सभी कारणों से क्या हुआ था, शीत युद्ध जो है वो शुरू हुआ था अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच। देखते हैं विश्व युद्ध, शीत युद्ध के परिणाम क्या हुआ। प्रश्न भी है शीत युद्ध के परिणाम। सैन्य संगठनों का निर्माण, ये सबसे बड़ा पहला परिणाम है वहाँ पर कि शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि शीत युद्ध की कालावधि में दोनों महासत्ताओं यानी कौन से, अमेरिका और सोवियत यूनियन, सैन्य संगठनों का निर्माण किया। अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के लिए विश्व के सामने एक प्रबल और सक्षम राष्ट्र बताने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने सैन्य संगठनों का निर्माण किया। उनमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन महासत्ताओं ने ली, और जो उनके साथ मिल गए थे या उनके साथ जिन राष्ट्रों ने, जैसे हम कहते हैं कि हाथ मिलाया था या उनके साथ दोस्ती कर ली थी, उन राष्ट्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन महासत्ताओं ने यानी अमेरिका और किसने ली थी, सोवियत यूनियन, इन देशों ने ली थी। यहाँ पर देखिए नाटो NATO, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था। उसी प्रकार वर्साई समझौता, यह सोवियत संघ के नेतृत्व वाला संगठन था। ये शीत युद्ध के क्या है, परिणाम है। पहला परिणाम क्या हुआ, इस सैन्य संगठन का निर्माण हो गया। दूसरा क्या हुआ कि उनके सम्मिलित राष्ट्रों की सुरक्षा की जवाबदारी, जिम्मेदारी जो है वहाँ पर उन राष्ट्रों ने ले ली। तीसरा क्या था, अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन जो था, और उसी प्रकार वर्साई समझौता, ये किसका था, सोवियत संघ के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था। ये थे शीत युद्ध के परिणाम। आपको क्या लगता है कि तकनीकी विज्ञान में हुई प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय शांति, इनमें क्या कोई संबंध है? हाँ, इन दोनों में संबंध है ना, कि तकनीकी विज्ञान में जो प्रगति होती है उसी के चलते इसका निर्माण होता है, नए नए शस्त्रों का निर्माण होता है। और उन नए नए शस्त्रों से, जाहिर सी बात है, शस्त्रों से क्या लड़े जाते हैं, युद्ध लड़े जाते हैं, और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वहाँ पर क्या होती है, भंग होती है, युद्धजन्य परिस्थिति वहाँ पर निर्माण होती है। इसलिए तकनीकी विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय शांति, इन दोनों का क्या है, बहुत ही गहरा संबंध है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, क्योंकि अगर तकनीकी विज्ञान के कारण अनेक नए नए आणविक प्रक्षेपणों की निर्मित होती है, अणुबॉम्ब की निर्मित होती है, नए शस्त्र साधनों का निर्माण होता है, और उसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय शांति क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, खंडित हो सकती है। इसलिए दोनों का बहुत ही करीब संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव कल्याण के लिए तकनीकी विज्ञान का उपयोग कैसे किया जा सकेगा। मानव तकनीकी जो है विज्ञान मनुष्य के लिए होता है, मनुष्य विज्ञान के लिए कदापि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे उसके परिणाम जो है बहुत ही विपरीत होते हैं। इसीलिए तकनीकी विज्ञान का उपयोग जो है किसके लिए होना चाहिए, मनुष्य की प्रगति के लिए। और जाहिर सी बात है, जब मनुष्य की प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी, और देश की प्रगति होगी तो किसकी प्रगति होगी, विश्व की प्रगति जरूर होगी। अगला पॉइंट है विश्व का द्विध्रुवीकरण।
ये भी टिप्पणी के लिए बच्चों आपको प्रश्न है। विश्व का द्विध्रुवीकरण। शीत युद्ध काल में विश्व के अधिकांश देश दो महासत्ताओं के गुटों में शामिल हुए थे। एक अमेरिका और दूसरा क्या था, सोवियत यूनियन। और शीत युद्ध काल में विश्व के बहुत सारे देश जो है इन दोनों ग्रुप में, गुटों में क्या हुए थे, सहभागी हुए थे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी किसने ली थी, उन्होंने ली थी। राष्ट्रों का इस तरह दो गुटों में विभाजन होना अर्थात द्विध्रुवीकरण होना है। और राष्ट्रों का, देशों का इन दो गठों में दो ग्रुप का निर्माण होना, उसे क्या कहा जाता है, द्विध्रुवीकरण। उसे कहा जाता है विश्व का द्विध्रुवीकरण। इससे शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि एक के साथ दो मिल गए, दो के साथ तीन मिल गए, तो जाहिर सी बात है सत्ता और ताकत जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसीलिए शीत युद्ध का प्रभाव जो है वहाँ पर क्या होने लगा, बढ़ने लगा, और तनाव का क्षेत्र जो है वो क्या हो गया, फैल गया। मतलब तनाव का क्षेत्र फैल गया, मतलब वहाँ पर उन राष्ट्रों के बजाय और राष्ट्र भी उसमें क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। शस्त्र स्पर्धा शीत युद्ध का बहुत ही अहम ऐसा मुद्दा है कि राष्ट्रों के बीच में एक दूसरे को श और मात देने के लिए महासत्ता बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्र स्पर्धा जो है वहाँ पर क्या होने लगी, राष्ट्रों के बीच में निर्माण होने लगी। वहाँ पर देखिए, करके देखिए आपके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, क्यूबा का संघर्ष 1962 शीत युद्ध काल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त कीजिए।